हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको 2014 में पूछे हुए क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि NiCO का होल फॉर्म में Na की ऑक्सीकरण संख्या है। ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि NiCO का होल फॉर्म में Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी। आपको यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या बतानी होगी। तो देखो हम यहाँ पर आपको डिटेल से समझाएंगे कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यौगिक दिया गया है उसके जितने भी उसमें कोई एलिमेंट है या फिर कोई यौगिक है उसको आप प्लस के माध्यम से अलग कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निकिल लिखा हुआ है तो आप निकिल को लिख लीजिए, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको आप लिख लीजिए। अब आप देख सकते हो निकिल के यहाँ पर ओनली 1 अणु है तो हमने ओनली 1 लिख लिया। अब आप देख सकते हो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके 4 अणु हैं, तो आप क्या करोगे 4CO लिख लोगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाओगे। यदि और कोई एलिमेंट होता तो हम उसे भी प्लस के माध्यम से लिख लेते। अब यदि आपको क्या करना है, बराबर चिन्ह लगाने के बाद आपको देखना है कि इस यौगिक के ऊपर कोई चार्ज है तो आप बराबर के उधर उस चार्ज को लिख दोगे। प्लस में होगा तो प्लस में लिखना पड़ेगा, माइनस में होगा तो माइनस में लिखना पड़ेगा। यदि कोई भी इस पर चार्ज नहीं है तो हम शून्य मान लेंगे। तो आप देख सकते हो इस यौगिक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम इसे क्या मान लेंगे, शून्य। जब हम इसे शून्य मान लेंगे, अब आप देख सकते हो आपकी निकालनी किसकी है, निकिल की। जिसकी निकालनी है उसको आप x मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, निकिल को x मान लेंगे, ठीक है। प्लस लगा हुआ है प्लस लगा लेंगे। उसके बाद 4 लिखे हुए हैं 4 को लिख लेंगे। अब आपको क्या करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। तो CO की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है 0, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और जो भी लिखा होगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तरीके से हमारा ये समीकरण बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और x की जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी वही हमारी निकिल की ऑक्सीकरण संख्या मानी जाएगी। अब आपको क्या करना है, x प्लस 4 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो निकल के आएगा 0 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x की मुझे निकालनी है, इस 0 को हम इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 0 है या प्लस का 0 है, कोई भी उसका वैल्यू नहीं होती है। तो हमारा x बराबर क्या निकल के आएगा, 0। इससे पता चलता है कि x की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई वो 0 निकल के आई। यदि x की निकल के आई तो किसकी निकल के आई, निकिल की, क्योंकि निकिल को ही हमने x माना था, ठीक है। तो x की ऑक्सीकरण संख्या मीन्स निकिल की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 निकल के आएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। आपके एग्जाम में या तो आपको लघु उत्तरी या फिर अतिलघु उत्तरी में या फिर बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एथिलएमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। जब एथिलएमीन, हम आपको एथिलएमीन का फॉर्मूला बता देते हैं। एथिलएमीन का फॉर्मूला C2H5NH2 होता है, ठीक है। C2H5NH2 की जब क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल हमारा होता है HNO2, ठीक है, HNO2। जब एथिलएमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तब किस यौगिक का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पर जो उत्पाद निकलेगा वो होगा C2H5OH मीन्स एथिल एल्कोहल, ठीक है।
C2H5OH जिसका नाम होता है एथिल एल्कोहल यहाँ पर उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पोटेशियम सल्फेट है। तो देखो जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो एक आयनिक ठोस होता है। कैसा होता है? आयनिक ठोस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो राइट होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं होगा। अर्ध आयुकाल अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कथन जो है वो सही नहीं है, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक आपको बताना है कि किसी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। वेग बढ़ाता है, वेग को कम करता है, वेग परिवर्तित करता है, अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो देखो जो उत्प्रेरक होते हैं वो वेग परिवर्तित करते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं वो वेग को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक जो होते हैं वो वह पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जो उत्प्रेरक होते हैं वो वह पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरते हैं? तो देखो जो सेरियम होगा वो 4f उपकोष में भरेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, CE। ये लेंथिन एंड जो हमने आपको बताई थी कल, F ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, F ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो दो श्रेणियों में डिवाइड होते हैं। एक तो होती है लेंथिनॉइड श्रेणी, दूसरी होती है एक्टिनॉइड श्रेणी। तो ये लेंथिनॉइड श्रेणी का फर्स्ट एलिमेंट है, ये 4f उपकोष में भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। सबसे पहले हम आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखो जो हमारी ठोस अवस्था होती है, द्रव्य की जो ठोस अवस्था होती है उसे दीर्घप्रवासी व्यवस्था और लघुपराशी व्यवस्था के आधार से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होती है क्रिस्टलीय ठोस, सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जो हमारी ठोस अवस्था होती है उसको दीर्घपराशी व्यवस्था और लघुपराशी व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस में होती है, तो याद रखना क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपराश कोटि पाई जाती है, मीन्स दीर्घपराशी व्यवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोस में। जबकि यदि अक्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए तो उसमें लघुपराशी कोटि व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है?
निम्न में से कौन सा एलिमेंट उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? तो देखो जो आयरन होता है वो यहाँ पर उत्प्रेरकीय गुण मीन्स ये उत्प्रेरक के रूप में भी भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जबकि जो Fe है आयरन जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। जबकि डी ब्लॉक के ज़्यादातर सभी एलिमेंट जो होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में ही कार्य करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट दैनिक जीवन के काम आने वाले एलिमेंट हैं और ये उत्प्रेरक के रूप में भी अपना भूमिका निभाते हैं। और एक बात और याद रखना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। यदि बात की जाए कि Fe का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है, तो Fe का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 26 होगा। जबकि जो इसका परमाणु भार जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है वो इसकी 56 निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? तो देखो इसमें से जो SiO2 है वो एक अम्लीय गालक है, ना कि क्षारीय गालक। SiO2 एक क्षारीय गालक नहीं है, ये एक अम्लीय गालक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2, कहने का मतलब है जब C6H6 जिसका नाम होता है बेंजीन, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तब बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे व्यापारक नाम जिसका होता है गैमेक्सिन, उसका निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। C6H6Cl6 जिसका दूसरा नाम गैमेक्सिन भी होता है, इसका तीसरा नाम 666 भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा बेंजीन डाइएज़ोमिनियम क्लोराइड से बनाते हैं। सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा बेंजीन डाइएज़ोमिनियम क्लोराइड से किस उत्पाद का निर्माण किया जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट होगा। C6H5CN का निर्माण किया जाता है सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा, वो भी बेंजीन डाइएज़ोमिनियम क्लोराइड से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। हम इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आया करेंगे। उसके बाद जब ये बहुविकल्पी क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम आपके लिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आएंगे और बहुत ही जल्द हम आपके टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके टॉपिक है कि मीन्स हम क्लास 12 के जो चैप्टर है उनको हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। सबसे पहले हम आपके प्रैक्टिस सेट करा देंगे और उसके बाद हम आपके अति लघु उत्तरीय सभी क्वेश्चन को फिनिश करवाएंगे। 2010 से लेकर के 2020 तक के सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लगवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।